अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 साउंड को हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को डिस्कस करना है। इससे पहले हम साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंसिटी और साउंड का इंटेंसिटी लेवल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को, जिसे सिंपल वर्ड में इको भी कहा जाता है। सिंपल वर्ड में इको भी कहा जाता है। अब असल में होता क्या है, देखें, आप अक्सर ना स्कूल के टूर्स के साथ किसी पहाड़ी इलाके में गए होंगे। सो वहाँ पे जाके अगर आप किसी पहाड़ की चोटी पे जाके ऐसे क्लैपिंग करें, सो क्या होता है कि क्लैपिंग कुछ देर के बाद वापस सुनाई देती है। या ऐसे कह लें कि किसी बड़े कमरे हॉल में चले जाएं, क्या जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हॉल के अंदर जब आप वहाँ पे जाके कोई बात करते हैं ना, तो वो बात आपको बार बार रिपीट होकर सुनाई दे रही होती है। सेम एज अगर आपके पास मतलब कि आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ से जो चारों तरफ से कवर है वॉल्स के साथ, मतलब कोई भी कमरा हो या कुछ भी हो, तो जैसे ही आप बोलते हैं तो आपका आवाज़ बार बार रिपीट होकर सुनाई दे रही होती है। तो असल में हम क्या कहते हैं, ये क्या है, असल में इको है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, जिसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब एक साउंड किसी मीडियम से टकराती है या किसी भी सरफेस से टकराती है तो वापस अपने फर्स्ट मीडियम में लौट जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। मींस एज व्हेन साउंड इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, जब साउंड जो है वो किसी मीडियम के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है, इट बाउंस बैक, ये वापस चला जाता है इनटू द फर्स्ट मीडियम, अपने फर्स्ट मीडियम के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हेन साउंड इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, जब साउंड सरफेस मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होता है, इट बाउंस बैक, तो ये क्या होता है, बाउंस बैक कर जाता है टू द फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम के अंदर। मीन्स जैसे अभी हमने एग्जांपल दी थी कि आपको पहाड़ की चोटी पर जब आप जाके आवाज़ें देते हैं तो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं वापस। वो क्यों होता है कि आगे सेम एज कोई बड़ा पहाड़ होता है, तो क्या होता है, वो उससे टकराता है, टकराने के बाद वो वापस पीछे आ जाती हैं, यानी बाउंस बैक हो जाती हैं। सो ये क्या होती है, असल में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है। अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि वो जो मीडियम जो सामने था वो कितनी दूर है। सपोज एज आप यहाँ खड़े थे, आपने यहाँ से आवाज लगाई, फिर आपको कुछ देर के बाद ये सुनाई दी, तो अब आप इस सरफेस का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना दूर मौजूद है जिसकी वजह से साउंड वापस सुनाई दे रही है। तो इसके लिए आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। एक तो साउंड की स्पीड का, साउंड की जो एयर में स्पीड है वो क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड की जो एयर के अंदर स्पीड है वो क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड। दूसरा, आपके पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपने जब बात की, आपने टाइम नोट करना स्टार्ट किया, जब वो बात वापस आपके पास आई, मीन्स कि आपको दोबारा से इको सुनाई देने लगी, तो आप वो टाइम नोट करें। अब आपके पास टाइम भी आ चुका है और स्पीड तो आपको पता ही है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड। आपको दो वैल्यूज पता है तो आप इजीली डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक एज v इज इक्वल टू डी बाई टी, हमें d चाहिए तो v t इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू v क्रॉस t, d इज इक्वल टू v क्रॉस t। सो v हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड है और t सपोज एज 2.5 सेकंड आ रहा है, मतलब हमने जब बोला उसके 2.5 सेकंड के बाद हमें दोबारा सुनाई दिया, तो 2.5। सो पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करें तो 25 डिवाइडेड बाय 10, 25 डिवाइडेड बाय 10। So 25 multiplied by 340 divided by 10, so ये हो जाएगा 8500 divided by 10। so 0 से 0 कैंसिल, यानी 850 मीटर के डिस्टेंस पे असल में, मतलब आप यहाँ पे खड़े थे जब आपने आवाज लगाई और 2.5 सेकंड के बाद आपको आवाज वापस आई, तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना था, 850 मीटर का था। मीन्स एज कि ये जो टोटल डिस्टेंस था आने जाने का, ये कितना था, 850 मीटर का था। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 850 मीटर के बाद वो चीज़ वाक़ई है। अब सपोज एज अगर आप इसी तरह किसी चीज़ की डेप्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप सेम एज वाटर के अंदर वेव्स को इंसर्ट करते हैं, जैसे इंसर्ट करते हैं, तो जैसे ही वाटर वेव्स इंसर्ट होती हैं तो क्या होता है
कि वो जाके टकरा के जब वापस आती हैं तो आपको वाटर वेव की स्पीड का भी पता होता है और साथ में टाइम भी कैलकुलेट हो जाता है, तो आप देख लेते हैं कि कितनी डेप्थ आ रही है। ये ऐसे समझ लें कि जैसे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें किसी भी चीज़ के अंदर जो फॉल्ट कैलकुलेट करना होता है उसके फॉल्ट कैलकुलेशन का मेथड भी यही होता है। क्या होता है कि सपोज एज कोई एक छोटी सी मशीनरी है जिसके अंदर फॉल्ट आ गया, लेकिन वो मतलब 2.5 मंजिला अगर मशीनरी है तो वो सबसे लोवेस्ट पार्ट में थी, तो क्या करते हैं वो ये करते हैं कि वहां से वेव्स को मतलब ड्रॉप करते हैं। अब क्या होता है, जिस जगह से वेव वापस आ रही होती है इट मीन्स कि वो जगह सही है। लाइक अगर एग्जांपल से समझाऊं, ये ऐसे था ना, सपोज यहाँ पे क्रैक है, अब देखें यहाँ पे आके वेव टकराएगी वापस चली जाएगी, यहाँ टकराएगी वापस चली जाएगी, बट जब यहाँ आएगी तो अंदर ही चली जाएगी। सो इससे क्या होगा कि अब यहाँ से पता चल जाएगा यहाँ पे क्रैक है। सो इस जगह को जाके फिर चेक कर लिया जाता है, फिर उसकी लोकेशन का पता होता है तो वहां से भी चेक किया जा सकता होता है। सो इस तरह से इसे सेट कर लिया जाता है। मीन्स एज वो भी क्या होता है, इको की बेस पे ही काम किया जा रहा होता है। बट इसमें ये डिफरेंस होता है कि यहाँ इको लिया नहीं जाता, बट इको के असूल को यूज करते हुए, मीन्स कि इको के लॉ को यूज करते हुए इसे चलाया जा रहा होता है। फिर हम ये कहते हैं सपोज एज अगर हमें इको को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो क्या है, एक टेबल के ऊपर, अब टेबल है ना, आप उस टेबल को दीवार के साथ ऐसे अटैच कर दें। जैसे अटैच करेंगे अब दरमियान में कोई रास्ता नहीं है। सो अब आप क्या करें, अब यहाँ पे आप एक स्क्रीन लगा दें सेंटर के अंदर, यानी ये टेबल है, ये दीवार के साथ अटैच है, यहाँ पे आपने एक स्क्रीन लगा दी है। अब ये स्क्रीन क्या हो गई है, ये स्क्रीन के साथ अटैच हो गई है, स्क्रीन अटैच हो गई है, अब आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब आप क्या करें, आप इसके कॉर्नर पे 2 पाइप रख दें, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब जब ये पाइप आपने रख दिए हैं, अब यहाँ पे आप एक क्लॉक को रख दें। जैसे ही मतलब कि आप यहाँ पे क्लॉक को रखेंगे, आप देखेंगे यहाँ से आवाज जाती है, वॉल के साथ टकरा के दूसरे सिरे से अगर आप अपना कान लगाएं तो आपको सुनाई देती है। अब आप ऐसा करें, आप इसे 3 to 4 टाइम्स एक टेबल बना लें। सपोज एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइम एंड साउंड, आप इनका टेबल बना लें और आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को काउंट करें, एंड देन फिर आप इनकी मतलब साउंड जब गया और आपको सुनाई दिया वो टाइम कैलकुलेट करें। फिर आप ऐसे करें, जो पाइप है इसे थोड़ा थोड़ा चेंज करते चले जाएं। तो जैसे जैसे आप चेंज करते चले जाएंगे तो आप टाइम को भी चेक कीजिएगा और साउंड की वैल्यू को भी चेक कीजिएगा, कितनी साउंड की वैल्यू आती है, मतलब मैक्सिमम आती है या लोवेस्ट आती है, उस मेथड को भी आपने चेक करना है। इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज को चेक करके देखें तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट एंगल्स पे जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही होगी, डिफरेंट एंगल्स पे क्या आ रही होगी, डिफरेंट वैल्यू आ रही होगी। अब सपोज एज आप इसी पाइप को उठा के ऐसे ऊपर लें, मतलब ऐसे पड़ा था ना, आप इसे थोड़ा सा ऐसे और वर्टिकल पे ले आए, तो जैसे आप वर्टिकल में लेकर आएंगे अब आप देखेंगे आप साउंड की जो स्पीड है वो थोड़ी और डिफरेंट हो गई है। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि साउंड का जो रिफ्लेक्शन है उसे कैलकुलेट भी किया जा सकता है, बट उसके जो एंगल्स हैं उन्हें एंगल्स को आगे पीछे करके उसे चेंज भी किया जा सकता है। सो ये एग्जांपल आपने, सॉरी ये एक्सपेरिमेंट आपने खुद से करना है और इसका जो एक टेबल है वो आपने बनाना है और फिर उसे शेयर करना है कि आपको किस तरह से इसकी वैल्यूज कैलकुलेट हुई हैं और आपको उससे क्या कुछ पता चला है।